वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। आई होप आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपको पिछले साल जो 2018 में पिछली बार जब पेपर हुआ था, तो 2018 में किस प्रकार से केवीएस ने क्वेश्चंस पूछे थे और क्या टेंडेंसी रहती है केवीएस की क्वेश्चंस पूछने की, तो उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और आप चलिए क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा के अवसर की समानता की बात हो रही है, लेकिन उसमें मेन बात किस चीज़ की हो रही है? बाधाएं की। तो आइए अब हम ऑप्शंस पर चलते हैं। शिक्षा की आर्थिक स्थिति में अंतर, बिल्कुल ये एक बाधा हो सकती है। जेंडर असमानता, जेंडर बायसनेस, बिल्कुल ये भी एक बाधा हो सकती है। सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, तो सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली जो है वो किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर स्कूल में कई प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें उसको बाधा नहीं कहा जाएगा, जबकि वो उसका प्रोत्साहन का काम कर रही है। और थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, तो शैक्षिक संस्थानों में मानकों में अंतर, बिल्कुल ये भी एक है ऑप्शन जो मैटर करता है बाधाओं में। तो शिक्षा के अवसर में समानताओं में ए बी डी, तो ऐसा ऑप्शन मुझे देखना है कौन सा है मेरा, तो ए बी डी ऑप्शन सी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से परिपक्वता की बात यहाँ हो रही है। तो यहाँ पर का गुण नहीं है, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता का गुण नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर हम। वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया, वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है ये, कि ये तो गुण होता है इसका। वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। बिल्कुल, जो भी आदमी परिपक्व होगा और वो मतलब एक सामाजिक आदमी होगा तो वो अपना संवेग और परिपक्व को यूज़ करते हुए संयम बनाता है। वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। बिल्कुल एकदम। अब आप इसमें देख सकते हैं, आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें खाली एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। तो ये ऑप्शन नहीं, गुण नहीं है ये किसी भी प्रकार का। तो अब आप ऑप्शन इसमें अपना लगा सकते हैं, ऑप्शन ए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि टाइम भी नहीं है, और फटाफट हो जाए कार्यक्रम तो ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई लिखाई का। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना समय गंवाए। समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता? क्या नहीं आता? शिक्षक के रूप में सामने नहीं आता, शिक्षक की भूमिका में। अब चलिए पढ़ते हैं इसको। समस्या की स्थिति का निर्माण करना, तो सबसे बड़ी बात तो यही सामने हमारे निकल के आ गई कि कोई भी टीचर कभी भी बच्चे के लिए समस्या की स्थिति को तो नहीं लाएगा सामने। बाकी और ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया गया है। समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना, बिल्कुल। एक आप टीचर, आप भी बनेंगे, हम भी टीचर बनेंगे, तो टीचर बनने में ये होता है कि हम भी जो भी हमारे टीचर थे वो भी हम लोग को कभी ऐसा नहीं करते थे कि हम लोग को ऐसा निर्माण कर दें स्थिति की समस्या हो जाए, उसको समझाते थे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थी, बिल्कुल ये भी एकदम सही ऑप्शन है कि समस्या का समाधान करते हैं। और थर्ड फोर्थ ऑप्शन, कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन ही मुझे लगता है कि समस्या की स्थिति का निर्माण, मतलब यही कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। बिल्कुल, भयमुक्त वातावरण होगा तो कौन विद्यार्थी पढ़ पाएगा? तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन मुझे लग रहा है ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, समस्या की स्थिति का निर्माण करना, फर्स्ट ऑप्शन थर्ड का। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा योजना, व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि आईईपी किस पर विचार पर आधारित नहीं है। शिक्षा की वर्तमान विशेषताएं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सरकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, योग्यता सामूहिकरण के आधार पर विद्यार्थियों को श्रेणीकरण करना। देखिए अब इसमें सीधा सीधा हम लोग को दिख गया निगेटिव पॉइंट एक, योग्यता आधारित पर समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थी, किसी को भी अगर आप बहुत तेज हैं और कोई दूसरा बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में तो उसको अलग कर दिया जाए तो ये ठीक बात नहीं होगी, ये नई शिक्षा नीति के अनुरूप भी नहीं है। तो इसमें सीधा सीधा जान सकते हैं आप कि आईईपी के आधारित में योग्यता आधारित समीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना उचित बिल्कुल भी नहीं है। आइए फिफ्थ ऑप्शन पे चलते हैं। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है वह अच्छी शिक्षण सामग्री का उपयोग करे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इसमें दिखा रहा है
ऑप्शन ए में कि शिक्षक को बिल्कुल करना चाहिए उपयोग, वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में सहायता करे, ठीक है ये भी। वह विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता प्राप्त करे, तो इस फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करें। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिखाया गया है कि ऑप्शन सी इसके साथ एकदम सही होगा, क्योंकि कोई शिक्षक अत्यंत प्रभावी प्रवृत्ति का हो तो सकता है यदि वह विद्यार्थी को प्रवीणता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे। शिक्षक विद्यार्थी को अधिगम उद्देश्य ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है, ना कि उससे परेशानी उत्पन्न करने में करे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बाकी ऑप्शंस गलत होंगे इसमें। तो यह टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने विद्यार्थियों के फेवर में इन्वायरमेंट को डेवलप करें। तो फिफ्थ का ऑप्शन सी। 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक आपको शिक्षक के रूप में ले लिया गया है, और अब आपसे ही पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से किया जाए। अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, ठीक है एकदम। संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, और पाठ्यक्रम साक्षरताओं कौशल को पूरा करना, कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तो आपको उसमें से एक सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो इसमें ये सबसे पहला ऑप्शन होगा कि अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। टीचर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा जिस प्रकार भी समझ सके उसको, चाहे पर्सनली चाहे क्लास में, उसको सबसे पहले उसको समझाया जाता है। तो 6 का ऑप्शन यही हो गया ए। 7th में आइए देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तभी हम आप इसमें कुछ कर सकते हैं। तो कौन सा कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। फर्स्ट ट्यूटोरियल, सेकंड दिया गया है आपको कवायद तथा अभ्यास सत्र, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। 4 दिया गया है मॉडलिंग, और आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। ये ऑप्शन नहीं होगा इसमें। अब इसमें क्या क्या है इसका कहिए, मैं आपको एक बार ये बता सकता हूँ। तो आइए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे। तो आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम प्राप्त करने की विधियों में सम्मिलित नहीं है। कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधियां हैं कई प्रकार की, 7 प्रकार की हैं जहां तक मुझे आइडिया है, मैं सातों बता देता हूं आपको। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्लेइंग, ट्यूटोरियल, प्रतिरूपण, खोज, समस्या समाधान और प्रबंधन रूप। तो इतने सारे हैं जिसके अंदर ये नहीं आता कि आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका गलत होगा, मतलब इसके हिसाब से सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी अधिगम विधि नहीं है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं हम। किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी। ऑप्शन बी दिया गया है विद्यार्थी के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री। विद्यालय, थर्ड ऑप्शन दिया गया है विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो आप भी जानते हैं कि अगर सिलेबस से रिलेटेड है तो सीधे सीधे ऑप्शन ए नंबर दिख रहा है पाठ्यक्रम की पूर्ण सामग्री, यही ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी पाठ्यक्रम से रिलेटेड नहीं है इन सब में कुछ भी। ये क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर दिया गया है बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय क्या है 9 क्वेश्चन में। तो विद्यार्थियों में सहयोग की मांग करना, विद्यार्थियों में सहयोग की मांग करना, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 30 से अधिक होना, बिल्कुल नहीं, 30 कक्षा दिया गया। विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, बिल्कुल। अब एक इसको भी आप फोर्थ ऑप्शन पढ़ लीजिए, कभी भी आप जब तक चारों ऑप्शन मत पढ़ लीजिए तब तक उस पर टिक ना लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा के भी पूछता है, सीधे भी पूछता है, उल्टा भी पूछता है, इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए डी भी देख लेते हैं। समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना, नहीं, तो सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया, चरण, अव्यय को दर्शाता है या दर्शाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आख्यान, अपठित पठन, देखिए आप यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आख्यान दिया गया है, अपठित पठन दिया गया है, वाक्यगत जागरूकता दिया गया है, स्वनिकी दिया गया। तो यहाँ पर मुझे लगता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ऑप्शन ए सी बी डी दिया गया है। तो आपसे इससे मतलब नहीं हो सकता इस तरह भी। अब इस बार गलत भी दिया गया है, लेकिन पिछले क्वेश्चन जो पेपर हुए हैं KVS की तरफ से ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे। पहले ए के बाद सी दे दिया गया था, बी दिया गया था, सीटेड में ही एवन दिया गया था पिछले बार, आप देख सकते हैं कहीं पे भी। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से ऑप्शन में सी ही लगाना रहेगा। तो यहाँ पर अपठित पठन इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे देख के आपको करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सामाजिक परिपक्वता
के गुण को सर्वाधिक निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। सामाजिक परिपक्वता मतलब समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता। चलिए ऑप्शन नंबर बी में उच्च स्तर का व्यक्तिक समायोजन, उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का प्रयोजन, सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों में उच्च समन्वय। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। अभी पहले अपने से इतना क्वेश्चन किए, देखिए चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। इसका क्वेश्चन नंबर डी होगा। सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाने के लिए बालकों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों को सामाजिक आवश्यकताओं व उद्देश्यों से उच्च समन्वय करना अति आवश्यक होता है। यह व्यक्तिगत आवश्यकताएं बालकों को समाज के साथ जोड़ती हैं तथा उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति कराती हैं। मतलब इसका मेन ऑप्शन है सामाजिक परिपक्वता से ये मतलब है कि समाज के साथ किस तरह बच्चा जुड़ सकता है। तो उसका आंसर नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको 2 सेट दिए गए हैं, इसमें आपको दोनों मिलाना है। तो आइए फर्स्ट से देखना शुरू करिए। देखिए संवेदी प्रेरक दिया गया है, सेंसरी मोटर पूर्व संक्रियात्मक दिया गया है, प्री ऑपरेशनल्स मूर्त संक्रियात्मक दिया गया है, कंक्रीट ऑपरेशनल और अकारिक संक्रियात्मक दिया गया है। तो अब देखिए इसका ऑप्शन आपको मिलाना है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर नीचे कोड दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको समस्या करेगा क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, तो इसे आ नहीं पाया है। तो मैं इसका आंसर आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि इसका आंसर नंबर ए होगा। इसमें आंसर नंबर ए होगा। अब चलिए ए का आपको एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट में सेकंड, देखिए फर्स्ट में सेकंड है। ए संवेगी प्रेरक मतलब वस्तु स्थायित्व। सेकंड में दिया गया है इसमें थर्ड पूर्व संक्रियात्मक का दिया गया है अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म। ये सब आप पढ़े होंगे इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मैंने बस आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। और एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए होगा तो आप आगे बताइएगा, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा करता दूंगा। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ आपको किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं, ये आपको क्वेश्चन कैसे सेट करने हैं ये बताने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। और थर्ड में फर्स्ट दिया गया है तो मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल में दिया गया है रिवर्सिबल चेकिंग, विपर्ययी चिंतन। और फोर्थ ऑप्शन में इसके सामने ही दे दिया गया है निगमनात्मक डिडक्टिव थिंकिंग। हिंदी भैया आप जान ही रहे हैं बहुत टफ होती है इसकी, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं। डिडक्टिव थिंकिंग के रूप में भी आप याद कर सकते हैं इसका। तो इस प्रकार इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवांशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। मतलब क्या पूछ रहा है, विकास में आनुवांशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, आनुवांशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात हो रही है। यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन दिया गया यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया यह इस बात का मुख्य निर्धारक है हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो देखिए हमारी जो आनुवांशिकता है ये हमें ये बताती है कि हम इस बात को तय करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कि यह इस बात पर तय करते हैं कि हम कहाँ तक जाएंगे। और जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, हेरिडिटी तो यह तय कर देती है, और उसका जो पथ प्रदर्शक होता है मतलब जो रास्ता तय करता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट तय करती है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण। हिंदी ऐसे ही क्वेश्चन पूछी जाएगी, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है बाइलिंगुअल रहेगा वहाँ पर सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए बहुत टेंशन नहीं होगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टीम अध्यापन, विषमपूर्ण अध्यापन, उपचारी अध्यापन, पुनः अध्यापन। यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी टाइपिंग में, पुनः यहाँ पर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप बताइए इसमें क्या होगा, उपचारी अध्यापन। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका उपचारी अध्यापन, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है। तो किससे किया जा सकता है, उपचारी अध्यापन। यह एक पद्धति ऐसी विधि है जो यह तय करती है कि बालकों के अधिगम में कितना अंतराल आ रहा है तथा इसका उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। शिक्षकों द्वारा बालकों को यह उपचारी अध्ययन प्रदान किए जाते हैं। यह कार्य शिक्षकों द्वारा किया जाता है। चलिए ये भी आंसर आपको पता चल गया। 14 से 15 की तरफ चलते हैं। आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की है, इसमें से अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। तो आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, संकलनात्मक, प्रवीणता, नैदानिक और रचनात्मक।
तो यहाँ पर सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं उनकी समस्या और उनको समस्या को जानकर उसका निदान कैसे किस प्रकार से किया जाए, तो यहाँ पर नैदानिक परीक्षा, यही ऑप्शन सही होगा इसका, एकदम करेक्ट आंसर है सी आंसर इसका सही है। तो आइए अब इसको पढ़ लिए हैं आप, नीचे चलते हैं 16 नंबर पे। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है। फिर यहाँ पर ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है। तो किसका है, देखिए परिपक्वता का है कि अधिगम का है कि समायोजन का है, वर्धित इंद्रियम बोध का है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप जान लीजिए कि परिपक्वता अगर दिया गया है तो सबसे सटीक आंसर यही होगा हमारा, क्योंकि प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया के बारे में पूछी जा रही है, तो इसका परिणाम है परिपक्वता ही। क्योंकि आपको यहाँ पर देख लीजिए, परिपक्वता को अधिगम का आधार माना जाता है। जो बालक जितना ज़्यादा शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहेगा वो उतने अच्छे से अधिगम को करने में सक्षम होगा। आइए 17 पर चलते हैं। सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिलाओं में होनी चाहिए निम्न में से क्या हैं। अब बताइए, मतलब जैसे एक आप पुरुष हैं या महिला हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये सामान्य विशेषताएं चल रही हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन को पहचानने में गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पर दिया गया जैसे जेंडर भूमिका, जेंडर समानता, जेंडर असमानता, जेंडर रूढ़ धारणा, तो जब सोचेंगे कि जेंडर रूढ़ धारणा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको लगा देंगे तुरंत करेक्ट, लेकिन ये गलत आंसर है। यहाँ पर सामान्य मतलब सामान्य विचारधारा क्या है। जैसे हम लोग जब से बचपन से आए हैं, तो मैं लड़का हूँ तो मुझे बताया गया है जैसे कि आप युद्ध कर रहे हैं, आप बाहर जाएँ, आप बाहर के सारे काम करें। महिलाओं को बताया गया है कि वो घर में रहें, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, जेंडर रूढ़ धारणा की बात हो रही है यहाँ पर, जबकि ये समाज के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। इसके लिए बहुत सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू भी बहुत कुछ, महिला सशक्तिकरण के थ्रू भी बहुत कुछ बताया गया है। तो इसमें आंसर नंबर डी नहीं होगा, बी नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था, इसीलिए मैंने इस पर फोकस करके बता दिया। यहाँ पर सामान्य गृहीत विचार और तथा विशेषताएं जो एक पुरुष और महिलाओं में होनी चाहिए निम्न में से क्या है, ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन ये समाज के लिए निगेटिव पॉइंट है। चलिए अब इसको 80 नंबर देख लेते हैं। किसी विद्यार्थी की अनुमति अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है। किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इसमें। विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, विद्यार्थी को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, दूसरे विद्यार्थियों उसे सही उत्तर बताने के लिए कहना, व्याख्या करना, उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। देखिए अब आपको आंसर नंबर डी लग रहा होगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए है। विद्यार्थियों को पुनः विषय वस्तु बारे में समझाना, उसके बाद उनको मौका देना। तो इस प्रकार से इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को अनुचित अनुक्रिया से निपटाने का उत्तम तरीका विद्यार्थी को पुनः वस्तु विषय के बारे में विस्तार से समझाना, तत्पश्चात अनुक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सीधा सीधा मेंशन किया गया पेडागोजी के बुक में। जब किसी विद्यार्थी को कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती है तो उस पर अनुचित अनुक्रिया करने लगता है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक का दायित्व, मतलब जैसे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है बताने पे या समझाने पे, तो उसमें अनुचित क्रिया आपके द्वारा होने लगती है, तो शिक्षक का ये रोल है कि उसका मार्गदर्शक के रूप में उसको समझाएं, उसको सही आंसर बताएं और उसको विस्तार से दोबारा समझाएं, जिससे बच्चे के अंदर डिमोटिवेशन ना आए, मोटिवेशन आए। चलिए अब माइक्रो टीचिंग के बारे में यहाँ पर 19वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है कम संख्या वाली कक्षाओं हेतु, अनुरूपित शिक्षा में अध्यापन हेतु, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, कठिन अवधारणा के अध्यापन हेतु। तो यहाँ पर आंसर नंबर बताइए क्या होगा। इसमें आंसर नंबर होगा सी, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। माइक्रो टीचिंग के अंदर कुछ विशेषताएं हैं जिसको मैं बता देता हूं आपको। 4-5 विशेषताएं हैं। इसका प्रयोग शिक्षक शिक्षण में प्रभावशीलता के लिए करता है, मतलब प्रभावी कैसे बना सकते हैं शिक्षण को, उसके लिए किया जाता है। या एक व्यक्तिगत शिक्षण होता है, मतलब ये बहुत कम समय के लिए 2-4-5 मिनट के लिए माइक्रो टीचिंग का होता है, तो उसमें बच्चों को किस प्रकार समझाया जा सकता है, अकेले व्यक्तिगत शिक्षण है ये एक प्रकार से। या कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करता है, मतलब माइक्रो टीचिंग का जो एक प्रोसेस है ये कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करता है। या शिक्षण का अति लघु एवं सरलीकृत रूप है। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो मैंने आपको इसको बता दिया माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, और इसका आंसर नंबर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। तो ये इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा दक्षता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। क्या क्वेश्चन सबसे पहले आपको ध्यान पढ़ना है, नहीं है यहाँ पर मेंशन किया गया है सीधे सीधे। उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, शब्द भंडारण का परिणाम बढ़ाना,
भाषा उपयोग का निर्माण करना, निर्माण की क्षमता, सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना बहुत ही ध्यान से, और इसमें लिखा है भाषा क्षमता के विकास में विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया शब्द भंडारण का परिणाम यह रटने की प्रवृत्ति को वृद्धि करता है। और आप सब जानते हैं कि रटना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मना है, आपको जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड रहना है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिया है। अगर अब आप चाहते हैं कि मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाकर बताऊँ आपको, तो भी आप बता सकते हैं, लेकिन इतना आप ज़रूर देख लीजिए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।